अध्याय 18। जब आप कुछ भी मान लेंगे। आकर्षक कथाएं और कहानियां क्यों आंकड़ों से अधिक शक्तिशाली होती हैं। कल्पना कीजिए कि एक एलियन को पृथ्वी पर भेजा जाए। उसका काम हमारी अर्थव्यवस्था पर नजर रखना है। वह न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर चक्कर काट रहा है, अर्थव्यवस्था का जायजा ले रहा है कि कैसे 2007 से 2009 के बीच इसमें बदलाव आया। 2007 की नए साल की पूर्व संध्या पर वह टाइम्स स्क्वायर के ऊपर मंडरा रहा है। वह हजारों की संख्या में प्रफुल्लित पार्टी मनाते लोगों को देखता है, जो उज्जवल रोशनी, विशाल का बिलबोर्ड, आतिशबाजी और कैमरों से घिरे हैं। वह 2009 के नए साल की पूर्व संध्या पर वापस टाइम्स स्क्वायर के पास आता है। वह हजारों की संख्या में प्रफुल्लित पार्टी मनाते लोगों को देखता है, जो उज्जवल रोशनी, विशाल का बिलबोर्ड, आतिशबाजी और कैमरों से घिरे हैं। यह लगभग एक समान ही लगता है। उसे अधिक अंतर नजर नहीं आता। उसी संख्या में न्यूयॉर्क निवासियों को जमघट लगाए देखता है। वे लोग समान संख्या में ऑफिस की इमारतों से घिरे हैं, जिनमें समान रूप से कंप्यूटर सहित डेस्क हैं, जो समान संख्या के इंटरनेट कनेक्शन से जुड़े हैं। शहर के बाहर वह समान संख्या में कारखाने और गोदाम देखता है, जो समान हाईवे से जुड़े हैं और उन पर समान संख्या में ट्रक चल रहे हैं। वह जमीन के कुछ और निकट जाता है और देखता है कि समान विश्वविद्यालय समान विषय पर पढ़ रहे हैं और समान संख्या में विद्यार्थियों को समान डिग्रियां प्रदान कर रहे हैं। वह देखता है कि समान संख्या में पेटेंट समान अभूतपूर्व विचारों को संरक्षित कर रहे हैं। वह देखता है कि तकनीक में सुधार आया है। 2009 में हर कोई स्मार्टफोन लिए घूमता है, जो 2007 में अस्तित्व ही नहीं रखते थे। कंप्यूटर अब और तेज हो चुके हैं। कारों को अब बेहतर गैस माइलेज मिलता है। सौर और फ्रैंकिंग तकनीक अब विकसित हो चुकी है। सोशल मीडिया तेजी से बढ़ रहा है। जैसे जैसे वह देश के ऊपर से उड़ता है, वह यही सब देखता है। ग्लोब के चारों ओर भी काफी हद तक उसी समान अर्थव्यवस्था लगभग उसी स्थिति में है। शायद 2009 में 2007 की तुलना से बेहतर, वह निष्कर्ष निकालता है। फिर वह आंखों पर नजर डालता है। वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि यूएस परिवार 2007 की तुलना में 2009 में $16 ट्रिलियन से करीब हो चुके हैं। यह देखकर वह भौचक्का रह जाता है कि और 10 मिलियन अमेरिकी बेरोजगार हो चुके हैं। यह जानकर उसे विश्वास नहीं होता। स्टॉक मार्केट 2 साल पहले की तुलना में आधे मूल्य का रह गया है। वह विश्वास नहीं कर पाता कि लोगों का अपनी आर्थिक क्षमता के लिए पूर्ण अनुमान इस तरह डूब चुका है। मुझे यह बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, वह कहता है। मैंने शहर देखे हैं, कारखानों को भी देखा है। तुम लोगों के पास समान ज्ञान, समान साधन और समान विचार हैं। कुछ भी नहीं बदला। तुम लोग और गरीब क्यों हुए? तुम और निराशावादी क्यों हुए? 2007 से 2009 के बीच ऐसा क्या बदलाव था जिसे एलियन नहीं देख पाया? अर्थव्यवस्था के बारे में वे कहानियां जो हम खुद को सुनाते हैं। 2007 में हमने खुद को आवास कीमतों की स्थिरता, बैंक कर्मियों के विवेक और वित्त मार्केट की जोखिम को सटीक रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता की कहानी सुनाई। 2009 में हमने उस कहानी पर विश्वास करना बंद कर दिया। बस यही एक चीज थी जो बदली थी, लेकिन इससे सब कुछ बदल कर रख दिया। एक बार जब आवास कीमतों के बढ़ते रहने का वृतांत भंग हुआ, गिरवी ऋण चूक में वृद्धि हुई, बैंकों ने काफी राशि गंवा दी। फिर उन्होंने अन्य व्यवसायों को ऋण देना बंद कर दिया, जिसके कारण और नौकरियां चली गई और इसी तरह बहुत कुछ। एक नए वृतांत से जुड़ने के बजाय हमारे पास एक समान, अगर बेहतर नहीं। 2009 में संपत्ति और विकास की उतनी क्षमता थी जितनी 2007 में। फिर भी अर्थव्यवस्था ने 80 वर्ष के अंतराल में सबसे बुरी मार झेली। यह 1945 की जर्मनी से अलग था, जिसके भी निर्माण आधार का नामो निशान मिट गया था, या फिर 2000 के दशक के जापान से, जिसकी श्रमजीविका जनसंख्या सीमित रही थी। वह वास्तविक आर्थिक नुकसान था। 2009 में हमने खुद पर वृतांत नुकसान थोप दिया और यह अत्यंत घोर था। यह सबसे प्रबल आर्थिक ताकतों में से एक है। जब हम अर्थव्यवस्था, व्यवसायों, निवेश और करियर के विकास के बारे में सोचते हैं, हम वास्तविक चीजों के बारे में सोचने लगते हैं। हमारे पास क्या है और हम क्या करने योग्य हैं।
लेकिन कहानियां अर्थव्यवस्था में सबसे शक्तिशाली बल है। ये वह ईंधन है जो अर्थव्यवस्था के वास्तविक भागों को चलने दे सकती है, या वह ब्रेक जो हमारी क्षमताओं को रोक कर रखे। व्यक्तिगत स्तर पर अपने धन का प्रबंधन करते समय इस कहानी अंजलि संसार में ऐसी दो बातें हैं जो ध्यान में रखना आवश्यक है। नंबर 1, जितना अधिक आप किसी बात को सच तो देखना चाहते हैं, आपके एक ऐसी कहानी पर विश्वास करने की उतनी अधिक संभावना है जो इसके सच होने के संयुक्त अनुपात को वास्तविकता से अधिक सच बताती है। आपके जीवन में सबसे खुशी का दिन कौन सा था? हाउ टू लिव फॉरएवर नाम के वृत्त चित्र ने यह सीधा साधा सवाल एक शतवर्षी से पूछा, जिसने बहुत ही अद्भुत जवाब दिया। युद्ध विराम दिवस, उन्होंने कहा, 1918 के उस समझौते का हवाला देते हुए जिसने पहले विश्व युद्ध को समाप्त किया था। क्यों? निर्माता ने पूछा। क्योंकि हम जानते थे कि अब और युद्ध नहीं होंगे, वह बोली। 21 वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, जिसमें 75 मिलियन लोग मारे गए। जीवन में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें हम इसलिए सच समझते हैं क्योंकि हम हर हाल में उन्हें सच होते देखना चाहते हैं। मैं इन बातों को आकर्षक कथाएं कहता हूँ। संपत्ति को लेकर हमारी सोच को ये विशाल रूप से प्रभावित करती है, खासकर निवेश और अर्थव्यवस्था को। एक आकर्षक कथा तब जन्म लेती है जब आप होशियार हों। आप समाधान निकालना चाहें, लेकिन आपको सीमित नियंत्रण और बड़दाव का सामना करना पड़े। वे अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। वे आपको कुछ भी मानने पर मजबूर कर सकती हैं। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। अली हाजी का बेटा बीमार था। उसके येमेनी गांव के बुजुर्गों ने एक लोक उपचार की सलाह देते हुए कहा, एक जलती हुई छड़ी के छोर को अपने बेटे की छाती में डालकर उसके शरीर से बीमारी निकाल दो। प्रक्रिया के बाद हाजी ने द न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा, जब आपके पास पैसा ना हो और आपका बेटा बीमार हो तो आप कुछ भी मान लेंगे। औषधि उपयोगी औषधि से हजारों वर्ष पुरानी है। वैज्ञानिक प्रणालियों और कीटाणुओं की खोज से पहले रक्तपात, भूखमरी चिकित्सा, शरीर में छेद करके खराबियों को बाहर निकालना और अन्य इलाज किए जाते थे जो और कुछ नहीं, बस आपको शीघ्र मृत्यु तक पहुंचा देते थे। यह मूर्खतापूर्ण सुनाई देगा, लेकिन आप बुरी तरह से समाधान चाहते हैं और कोई अच्छा समाधान आपको पता नहीं है या उपलब्ध नहीं है, तो सबसे कम प्रतिरोध का रास्ता हाजी की तर्क की ओर है। कुछ भी मान लेने की तत्परता, सिर्फ कुछ आजमाना नहीं बल्कि उसमें विश्वास करना। लंदन की ग्रेट प्लेग का अभिलेख करते हुए डेनियल डेफो ने 1772 में लिखा, लोग भविष्यवाणियों और ज्योतिषी संयोगमन, स्वप्नों एवं पुरानी कहानियों से पहले से कहीं अधिक आसक्त हो चुके हैं। पंचांग उन्हें बुरी तरह भयभीत कर देते हैं। घरों के पोस्ट और गलियों के नुक्कड़ों पर डॉक्टरों के बिल और अज्ञानी लोगों के पर्चे चिपके रहते हैं। नीम हकीम जो लोगों को इलाज के लिए कुछ इस प्रकार न्योता दिया करते थे, प्लेग की रोकथाम के लिए अचूक गोलियां, संक्रमण के विरुद्ध कभी न चूकने वाले परिरक्षक, दूषित हवा के विरुद्ध सर्वश्रेष्ठ पुष्टकारक पेय। प्लेग ने 18 महीने के अंतराल में 1/4 लंदन निवासियों की जान ले ली, और जब इतना कुछ दांव पर लगा हो तो आप कुछ भी मान लेंगे। अब जरा सोचिए, समान रूप से सीमित जानकारी और ऊंचे दांव हमारे वित्तीय निर्माणों को कैसे प्रभावित करते हैं। लोग टीवी निवेश कमेंट्री क्यों सुनते हैं, यह जानते हुए कि यह शायद ही कभी सफल होती है। कुछ हद तक इसलिए कि निवेश में बहुत कुछ दांव पर लगा होता है। कुछ सही स्टॉक खरीदने से पहले आप बिना अधिक प्रयास के अमीर बन सकते हैं, अगर किसी के पूर्ण अनुमान के सच होने की 1% संभावना भी है, और इसके सच होने से आपका जीवन बदल सकता है। इस पर ध्यान देना मूर्खतापूर्ण नहीं है अगर सच हो ही जाए तो। और वित्तीय अभिमय इतने अधिक हैं कि एक बार आप कोई कार्य नीति या दिशा चुन लें, आप वित्तीय और मानसिक दोनों तरह से उसमें निवेशित हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई स्टॉक 10 गुना बढ़ जाए, वह आपका दल है। अगर आप सोचते हैं कि कोई आर्थिक नीति बेलगाम मुद्रास्फीति का कारण बनेगी, वह आपका दल है। ये कम संभावना वाले बदलाव हो सकते हैं। समस्या यह है कि दर्शक कम संयोगानुपात जैसे 1% को जांच नहीं सकते या फिर नहीं जांचते। वो इस दृढ़ धारणा पर आकर टिक जाते हैं, इसे वह सच होते देखना चाहते हैं। वह निसंदेह रूप से सच है।
लेकिन वे ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बड़े परिणाम की संभावना है। निवेश एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो प्रतिदिन चरम पारितोषिकों के अवसर प्रदान करता है। लोग वित्तीय नीम हकीमी में इस प्रकार विश्वास रखते हैं जैसे मौसम की नीम हकीमी में कतई नहीं करेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सही पूर्ण अनुमान लगाने के पारितोषिक और धूप या बारिश के पूर्ण अनुमान के पारितोषिक में जमीन आसमान का फर्क है। अब यही देखिए कि 2018 में खत्म होने वाले 10 वर्षों में 85% सक्रिय म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क से खराब प्रदर्शन किया। यह आगामी पीढ़ियों तक काफी हद तक स्थिर रहा है। आप सोचेंगे कि इतने खराब प्रदर्शन वाला उद्योग कोई आला सेवा होगी जो व्यवसाय में नहीं टिक पाएगी, लेकिन इन फंड में कम से कम $5 ट्रिलियन निवेशित हैं। किसी को अगले वारन बफेट के साथ निवेश करने का अवसर दीजिए और वे इतने विश्वास के साथ मान लेंगे कि लाखों लोग अपनी जमा पूंजी इसके पीछे लगा देंगे। या फिर बर्नी मेडॉफ को लीजिए। प्रश्न दृष्टि में उनकी पांजी योजना प्रत्यक्ष होनी चाहिए थी। उन्होंने ऐसे प्रतिफल प्रतिवेशित किए जिनमें कभी बदलाव नहीं आया। उनका लेखा परीक्षण एक अज्ञात लेखांकन कंपनी ने किया और मेडॉफ ने इस बारे में अधिक जानकारी देने से मना कर दिया कि वे प्रतिफल कैसे प्राप्त किए गए थे। फिर भी मेडॉफ ने विश्व के कुछ सबसे सुयोग्य निवेशकों से $1 बिलियन जुटाए। मेडॉफ ने एक अच्छी कहानी सुनाई और लोगों ने उस पर विश्वास किया। यह एक बड़ा कारण है कि त्रुटि, नियमितता और वित्तीय स्वतंत्रता के लिए स्थान पिछले अध्याय में चर्चित महत्वपूर्ण विषय अत्यावश्यक क्यों है। आप जिसे सच होते देखना चाहते हैं और एक स्वीकार्य परिणाम के लिए जिसके साथ होने की आपको आवश्यकता है, इसके बीच का अंतर जितना अधिक होगा उतना ही आप खुद को इन आकर्षक वित्तीय कल्पित कथाओं का शिकार होने से बचा पाएंगे। किसी पूर्ण अनुमान में त्रुटि के स्थान के बारे में सोचते हुए यह विचार लुभावना हो सकता है कि संभव है। नतीजे आपके कुछ सही होने से पहले आपके बहुत सही होने के बीच ही रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जोखिम यह है कि आप किसी बात को इतनी बुरी तरह से सच होते देखना चाहते हैं कि आपके पूर्ण अनुमान का कांटा वास्तविकता के दायरे से बिल्कुल ही बाहर हो। 2007 की अपनी आखिरी सभा में फेडरल रिजर्व ने 2008 और 2009 में होने वाली आर्थिक वृद्धि का पूर्ण अनुमान लगाया। पहले से कमजोर होती अर्थव्यवस्था से निढाल यह पूर्ण अनुमान आश्वासन नहीं था। इसने संभवतः वृद्धि की एक रेंज का पूर्ण अनुमान लगाया। 1.6% वृद्धि निचले सिरे पर, 2.8% ऊपरी सिरे पर। यह इसकी सुरक्षा सीमा थी। इसका त्रुटि का स्थान वास्तविकता में अर्थव्यवस्था 2% से अधिक से कम हो गई, जिसका मतलब यह था कि फेड का निचले सिरे पर अनुमान लगभग 3 गुना से ऑफ था। किसी भी नीति निर्माता के लिए प्रत्यक्ष मंदी का पूर्ण अनुमान करना कठिन है, क्योंकि मंदी उनके करियर को जटिल बना देगी। इसलिए सबसे बुरे पूर्ण अनुमान भी शायद ही कभी धीमी वृद्धि से और खराब की अपेक्षा करते हों। यह एक आकर्षक कथा है और इस पर विश्वास करना आसान है, क्योंकि कुछ भी अधिक खराब होने की अपेक्षा का विचार भी कष्टमय होता है। नीति निर्माता आलोचना का सामान्य निशाना होते हैं, लेकिन हम सभी किसी न किसी हद तक ऐसा करते हैं और यह हम दोनों दिशाओं में करते हैं। अगर आपको लगता है कि मंदी आने वाली है और इस प्रत्याशा में आप अपने स्टॉक बेच देते हैं, अर्थव्यवस्था को लेकर आपका मन अचानक उसके अनुसार विकृत जाएगा जो आप चाहते हैं कि हो। हर बिल पर हर किस्सा कयामत के आने के संकेत जैसा दिखेगा। इसलिए नहीं कि कयामत आ चुकी है, बल्कि इसलिए कि आप चाहते हैं कि ऐसा हो। प्रोत्साहन शक्तिशाली तभी प्रेरक होते हैं और हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये किस प्रकार हमारे वित्तीय लक्ष्यों और नीतियों को प्रभावित करते हैं। इस बात पर और अधिक जोर नहीं दिया जा सकता। वित्त में त्रुटि के स्थान से बड़ी कोई शक्ति नहीं है और जितना अधिक दांव आप पर लगा हो उतना ही बड़ा यह होना चाहिए। नंबर 2, हर किसी का विश्वास का परिचय अधूरा होता है, लेकिन मृत्यु को भरने के लिए पूरा वृत्तांत बना लेते हैं। मेरी इस किताब को लिखने के समय मेरी बेटी 1 वर्ष की है। वह हर बात को लेकर जिज्ञासु है और बहुत जल्दी सीख जाती है, लेकिन कभी कभी मैं उन सारी बातों के बारे में सोचता हूँ जिन्हें वह नहीं समझ सकती। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उसके पिता हर सुबह काम पर क्यों जाते हैं। बिल, बजट, करियर
तरक्की, सेवानिवृत्ति के लिए बचत इत्यादि से पूर्णतः अज्ञात है। जरा कल्पना कीजिए कि उसे फेडरल रिजर्व ऋण व्युत्पन्न यह नाटक के बारे में समझाने की कोशिश की जाए, असंभव। लेकिन उसकी दुनिया अंधेरी नहीं है। वह भ्रमित होकर यहाँ वहां नहीं घूमती। हर चीज कैसे काम करती है। 1 साल की उम्र में भी उसने इसका वृत्तांत अपने मन में लिख लिया है। कंबल आपको गर्म रखते हैं, माँ का आलिंगन आपको सुरक्षित रखता है, खजूर का स्वाद अच्छा होता है। जो भी वह देखती है वह उसके कुछ एक मानसिक प्रतिमानों में से किसी एक में फिट हो जाता है जो उसने सीखे हैं। जब मैं सुबह काम पर जाता हूँ, वह भ्रमित होकर यह सोचती है कि वेतन और बिल क्यों होते हैं। उसके पास इस परिस्थिति का एकदम स्पष्ट जवाब है। पापा मेरे साथ नहीं खेल रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि वे मेरे साथ खेलें, इसलिए मैं दुखी हूँ। हालांकि वह बहुत थोड़ा जानती है, लेकिन उसे इसका अंदाजा नहीं है, क्योंकि जो भी हो रहा है उसे लेकर वह अपनी थोड़ी सी जानकारी के आधार पर खुद को एक सुसंगत कहानी सुना लेती है। हम सब भी, चाहे हमारी उम्र कितनी भी हो, ऐसा ही करते हैं, ठीक मेरी बेटी की तरह। मैं भी नहीं जानता कि मैं क्या नहीं जानता, इसलिए अपने सीमित मानसिक प्रतिमानों के द्वारा दुनिया के बारे में समझने में मैं भी बस उतना ही योग्य हूँ। उसी की तरह मैं जो भी देखता हूँ, मैं उसके सबसे ज्यादा समझ में आने वाले कारणों को ढूंढता हूँ, और उसी की तरह मैं उनमें से काफी के बारे में गलत होता हूँ, क्योंकि मैं दुनिया के बारे में इससे बहुत कम जानता हूँ जितना मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ। यह अधिकांश तथ्य आधारित विषयों के लिए भी सच है। इतिहास को ही लीजिए, यह उस सब का ब्यौरा है जो पहले ही घट चुका है। इसे स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। लेकिन जैसा बीच लीडल हार्ड ने अपनी किताब Why Don't We Learn From History में लिखा, इतिहास को कल्पना शक्ति और सच बोध की सहायता के बिना नहीं समझा जा सकता। परिणामों की कुल मात्रा इतनी अधिक है कि चयन ठीक हो जाता है। जहाँ चयन होता है वहाँ कला होती है। जो इतिहास पढ़ते हैं तो खोजने का प्रयत्न करते हैं जो उन्हें सही ठहरा सके और उसके व्यक्तिगत मतों की पुष्टि कर सके। वे राजभक्ति का पक्ष लेते हैं। वे समर्थन करने या आक्रमण करने के उद्देश्य से पढ़ते हैं। वे असुविधाजनक सत्य का प्रतिरोध करते हैं, क्योंकि हर कोई फरिश्तों के पक्ष में रहना चाहता है। ठीक उसी तरह जैसे हम युद्ध का अंत करने के लिए युद्ध आरंभ करते हैं। डैनियल हैकमैन ने एक बार मुझे उन कहानियों के बारे में बताया जो लोग अतीत के समर्थन के लिए खुद को सुनाते हैं। उन्होंने कहा, प्रश्न दृष्टि, अतीत का अर्थ समझने की योग्यता, यह हमें इस भ्रम में डालती है कि संसार अर्थपूर्ण है तब भी जब इसका कोई अर्थ नहीं बनता, और यह कई क्षेत्रों में गलती करने के लिए काफी है। अधिकतर लोग किसी ऐसी चीज से समान होने पर जिसे वे नहीं समझते या नहीं बूझ पाते कि वे इसे नहीं समझ सकते, क्योंकि वे संसार में अपने अनूठे परिप्रेक्ष्य और अनुभवों के आधार पर इसका कोई ऐसा स्पष्टीकरण बना लेते हैं जो उन्हें अर्थपूर्ण दिखाई पड़ता है। फिर चाहे वे अनुभव इतने सीमित क्यों न हो, यह जटिल संसार जिसमें हम रहते हैं, हम सभी इसमें अर्थ खोजना चाहते हैं। इसलिए हम खुद कहानी सुनाते हैं ताकि उन युक्तियों को भरा जा सके जो प्रभावी रूप से अंध बिंदु हैं। ये कहानियां वित्तीय रूप से हमारे साथ क्या कर सकती हैं, यह दिलचस्प होने के साथ साथ डरावना भी है। दुनिया कैसे काम करती है? अगर मैं इसके कुछ हिस्सों से अनभिज्ञ हूँ तो स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है? मैं इसे कुछ इस तरह से गलत समझ सकता हूँ कि मुझे भविष्य जानने की अपनी योग्यता में विश्वास हो जाए। स्टॉक मार्केट और अर्थव्यवस्था का पूर्ण अनुमान करना कठिन इसलिए भी है क्योंकि पूरे संसार में आप ही हैं जो आपकी तरह सोचते हैं कि दुनिया कैसे चलती है। जब आप ऐसे कारणों से निर्णय लेते हैं जिन्हें मैं बूझ नहीं सकता, मैं अंतरूप से एक ऐसा निर्णय लेने में आपका अनुकरण कर सकता हूँ जो आपके लिए भले ही ठीक हो, लेकिन मेरे लिए विनाशकारी हो सकता है। इसी तरह जैसे हमने अध्याय 16 में देखा, बबल निर्मित होते हैं। आप कितना कुछ नहीं जानते। इस बात को मानने का मतलब यह मानना नहीं है कि दुनिया में होने वाला कितना कुछ है जो आपके नियंत्रण से बाहर है, और यह स्वीकार करना कठिन हो सकता है। मार्केट पूर्ण अनुमानों के बारे में सोचिए। हम पूर्ण अनुमान करने में बहुत खराब हैं।
मैंने एक बार हिसाब लगाया कि अगर आप यह मान लें कि मार्केट हर साल अपने ऐतिहासिक औसत से ऊपर जाता है, आपकी यथार्थता उससे बेहतर होगी। अगर आप बड़े वॉल स्ट्रीट बैंकों के शीर्ष 20 मार्केट रणनीतियों के औसत वार्षिक पूर्ण अनुमानों का अनुकरण करें, मंदियों का पूर्ण अनुमान लगाने की हमारी योग्यता भी कुछ खास बेहतर नहीं है। और चूंकि बड़ी घटनाएं एकांक हो जाती हैं, पूर्ण अनुमान लाभ से अधिक हानि कर सकते हैं। एक ऐसे संसार में निश्चितता का भ्रम देकर जहां अधिकतर परिणाम अप्रत्याशित घटनाओं से नियंत्रित होते हैं, कार्ल रिचर्ड लिखते हैं, जो कि वह है जो तब बचा रह जाता है जब आप सोचते हैं कि आपने सब सोच लिया। लोग यह जानते हैं, मैं आज तक ऐसे निवेशक से नहीं मिला जो वाकई यह सोचता है तो मार्केट के पूर्ण अनुमान पूरे के पूरे ठीक हैं और उपयोगी होते हैं। लेकिन फिर भी पूर्ण अनुमानों की मांग बहुत अधिक है, मीडिया में भी और वित्तीय सलाहकारों के बीच भी। क्यों? मनोवैज्ञानिक फिलिप टेकॉल ने एक बार लिखा, हमारे लिए यह मानना जरूरी है कि हम एक पूर्णमय और नियंत्रणीय संसार में रहते हैं, इसलिए हम अधिकारी सुनाई देने वाले लोगों की ओर मुड़ जाते हैं जो इस जरूरत को पूरा करने का आश्वासन देते हैं। उस जरूरत को पूरा करना यह समझने का एक अच्छा तरीका है। नियंत्रण में होने की चाह रखना एक भावात्मक खुजली की तरह है जिसे खुजलाना ही पड़ता है, बजाय एक विश्लेषणात्मक समस्या के जिसका हिसाब लगाया जाए या समाधान निकाला जाए। नियंत्रण का भय अनिश्चितता की वास्तविकता से अधिक विश्वासास्पद होता है, इसलिए हम ऐसी कहानियों से जुड़ जाते हैं जो परिणामों को हमारे नियंत्रण में बताए। इसका एक कारण परिशुद्धि के क्षेत्र और अनिश्चितता के क्षेत्रों के बीच भ्रमित हो जाना है। नासा का न्यू होराइजन अंतरिक्ष यान 2 वर्ष पहले प्लूटो के पास से गुजरा। यह एक 3 बिलियन मील की यात्रा थी जिसमें 9.5 वर्ष लगे। नासा के अनुसार इस यात्रा में जनवरी 2006 में अंतरिक्ष यान लॉन्च के समय ये पूर्ण अनुमान के अनुसार 1 मिनट कम लगा। जरा इसके बारे में सोचिए, एक अपरिचित दशक भर की यात्रा में नासा का पूर्ण अनुमान 99.9998% ठीक था। यह ठीक ऐसा ही है जिसे न्यूयॉर्क और बॉस्टन के बीच की यात्रा के बारे में पूर्ण अनुमान लगाना और 1 सेकंड के 4 मिलियन भाग तक सही निकलना। लेकिन खगोलिक औद्योगिकी पुरस्परण का क्षेत्र है। यह व्यक्ति की तरह मनुष्यों के व्यवहार और भावनाओं की अनियमितताओं से प्रभावित नहीं होता। व्यवसाय, अर्थव्यवस्था और निवेश अनिश्चितता के क्षेत्र हैं जो ऐसे निर्णयों से संचालित होते हैं जिन्हें प्लूटो की यात्रा जैसे स्पष्ट सूत्रों से नहीं समझा जा सकता। लेकिन बुरी तरह से चाहते हैं कि यह प्लूटो की यात्रा की तरह ही हो, क्योंकि एक नासा इंजीनियर का परिणाम पर 99.9998% नियंत्रण का विचार सुंदर और आरामदायक है। यह इतना आरामदायक है कि हम खुद को ऐसी कहानियां सुनाने के लिए ललचा जाते हैं कि हमारे जीवन के अन्य हिस्सों जैसे धन पर हमारा कितना नियंत्रण है। मैंने एक बार इन कहानियों के द्वारा लिए जाने वाले रास्ते का निरूपण किया। योजना बनाते हुए हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या कर सकते हैं, अन्यों की परियोजनाओं और कौशल को अनदेखा करते हुए जिनके निर्णय हमारे परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। अतीत का स्पष्टीकरण देते हुए और भविष्य का पूर्ण अनुमान लगाते हुए हम कौशल की पर्वतीय भूमि पर ध्यान केंद्रित रखते हैं और भाग्य की भूमिका को अनदेखा कर देते हैं। हम उस पर ध्यान देते हैं जो हम जानते हैं और जो हम नहीं जानते उसे अनदेखा कर देते हैं, जो हमें हमारी धारणाओं में अति विश्वासी बना देता है। उन्हें वर्णित किया कैसे यह व्यवसाय को प्रभावित करता है। मुझे नवप्रवर्तक स्टार्टअप के संस्थापकों और सहभागियों से यह प्रश्न करने के कई अवसर मिले। आपका प्रयास का परिणाम किस हद तक इस पर निर्भर करेगा कि आप कंपनी में क्या करते हैं। निसंदेह रूप से यह एक सरल प्रश्न है, उत्तर तुरंत ही आ जाता है और यह कभी भी 80% से कम नहीं रहा है। जब उन्हें यह निश्चित रूप से पता नहीं होता कि वे सफल होंगे या नहीं, वे निर्भीक लोग मानते हैं कि उनका भाग्य लगभग पूरी तरह से उनके हाथों में है। वे निश्चित रूप से गलत हैं। किसी भी स्टार्टअप का नतीजा उनके प्रतिद्वंदियों की उपलब्धियों और मार्केट को होने वाले बदलाव पर भी उतना ही निर्भर करता है जितना उनके खुद के प्रयासों पर। फिर भी व्यवसाय स्वाभाविक रूप से उसी पर केंद्रित रहते हैं जिसे वे अच्छी तरह जानते हैं। उनकी योग्यता और कार्रवाई और सबसे निकट के खतरे और अवसर जैसे वित्त शोषण की उपलब्धता। वे अपने प्रतिद्वंदियों के बारे में कम जानते हैं
इसलिए स्वाभाविक रूप से एक ऐसे भविष्य की कल्पना करने लगते हैं जहाँ प्रतिस्पर्धा की कोई खास भूमिका ना हो। कुछ हद तक हम सभी ऐसा करते हैं, और ठीक मेरी बेटी की तरह यह हमें जरा भी परेशान नहीं करता। हम विचारहीन और भ्रमित होकर नहीं रहते। हमें यह सोचना पड़ता है कि हमारी जानकारी के अनुसार जिस संसार में हम रहते हैं वह अर्थपूर्ण है। अगर आपको ऐसा ना अनुभव हो तो हर सुबह बिस्तर से निकलना बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन पृथ्वी के ऊपर मंडराता हुआ एलियन, वही जिसे विश्वास है कि वह जो देखता है उसके आधार पर वह जानता है कि क्या हो रहा है, लेकिन बिल्कुल गलत सिद्ध होता है क्योंकि वह नहीं जान सकता कि अन्य लोगों के दिमाग में कौन सी कहानियां चल रही हैं। वह हम सब हैं। अध्याय 19। अब सब साथ में। हमने अपने धन के मनोविज्ञान के बारे में क्या सीखा? बधाई हो, आप अब तक पढ़ रहे हैं। अब समय है उन चीजों का साथ पिरोने का जो हमने अब तक सीखी। यह अध्याय एक सारांश की तरह है, कुछ छोटे और कार्रवाइयों के पाठ जो आपको बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में सहायता कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक डेंटिस्ट के अपॉइंटमेंट के बारे में एक कहानी सुनाना चाहूंगा जो बुरी तरह से गड़बड़ हो गया। यह हमें इस बारे में महत्वपूर्ण सीख दे सकता है कि धन संपत्ति के प्रबंधन को लेकर सलाह देने के क्या खतरे हो सकते हैं। क्लेरेंस हुजेस 1931 में डेंटिस्ट के पास गए। उनके मुंह में बेतहाशा दर्द था। उनके डेंटिस्ट ने उन्हें दर्द कम करने के लिए एनेस्थीसिया दे दिया। घंटों बाद जब क्लेरेंस जागे तो उनके 16 दांत और टॉन्सिल जा चुके थे और फिर सब गलत हो गया। एक सप्ताह बाद सर्जरी की जटिलताओं के कारण क्लेरेंस की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी ने डेंटिस्ट पर मुकदमा दायर कर दिया, लेकिन इसलिए नहीं कि सर्जरी में गड़बड़ी हुई। 1931 में हर सर्जरी में जान जाने का जोखिम रहता था। उनकी पत्नी के अनुसार क्लेरेंस ने कभी भी सर्जरी के लिए सहमति नहीं दी थी, और अगर उनसे पूछा गया होता वो भी वे नहीं देते। यह मामला अदालतों में चलता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 1931 में डॉक्टर और मरीज की बीच सम्मति इतनी पारदर्शी नहीं थी। एक अदालत ने संक्षेप करते हुए कहा कि डॉक्टर को सर्वश्रेष्ठ मेडिकल निर्णय लेने की स्वतंत्रता की आवश्यकता है। इसके बिना हम विज्ञान की उन्नति का लाभ नहीं उठा सकते। अधिकांश इतिहास में एक डॉक्टर का लोकाचार मरीज को ठीक करना होता था, और मरीज के डॉक्टर के बारे में जो भी सोचता हो वह महत्वपूर्ण नहीं होता था। डॉक्टर जे किड्स ने अपनी किताब द साइलेंट वर्ल्ड बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट में एक दर्शन शास्त्र के बारे में लिखा। डॉक्टरों को लगता था कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वे अपने मरीज की शारीरिक और भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाध्य थे, और वह भी अपने प्राधिकार में इलाज संबंधी निर्णय लेते हुए मरीजों से परामर्श किए बिना। यह धारणा कि मरीजों को भी डॉक्टर के साथ मिलकर निर्णय लेने का अधिकार हो सकता है, ये कभी भी औषधि के लोकाचार का भाग नहीं था। इसमें कोई अहंकार या दोष नहीं था। यह 2 बिंदुओं की एक धारणा थी। नंबर 1, हर मरीज अच्छा होना चाहता है। नंबर 2, उनके इलाज का एक ही वैश्विक और सही तरीका है। अगर आप इन 2 बातों में विश्वास रखते हैं तो मरीजों की सम्मति न मिलने का मतलब समझ में आता है। लेकिन औषधि इस तरह नहीं चलती। पिछले 50 वर्षों में मेडिकल स्कूल धीरे धीरे बीमारी का इलाज करने से मरीजों का इलाज करने की ओर रुख कर चुके हैं, जिसका मतलब था इलाज की योजनाओं के विकल्प तैयार करना और फिर मरीज को उनमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनने देना। इस प्रचलन का एक कारण मरीज संरक्षण नियम थे, और एक अन्य कारण कैड की प्रभावशाली किताब, जिसके अनुसार औषधि में क्या उचित है। इस बारे में मरीजों के मत बहुत भिन्न होते हैं, इसलिए उनके विचारों को ध्यान में रखना आवश्यक है। कैड जी ने लिखा, यह मान लेना बहुत ही खतरनाक मूर्खता है कि अपनी कला और विज्ञान के अभ्यास में चिकित्सक अपनी नियति और सही विकल्प चुनने की अपनी योग्यता पर निर्भर न कर सकते हैं। यह इतना आसान नहीं है। औषधि एक जटिल पेशा है, और डॉक्टर और मरीजों के बीच का परस्पर विचार विमर्श भी जटिल होता है। वह आखिरी पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। औषधि एक जटिल पेशा है, और डॉक्टर और मरीजों के बीच का परस्पर विचार विमर्श भी जटिल होता है। क्या आप जानते हैं और कौन सा पेशा है जो इसके समान है? वित्त सलाह।
मैं आपको नहीं बता सकता कि आपको अपने पैसे के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि आपको क्या चाहिए। मैं यह भी नहीं जानता कि आपको यह कब चाहिए, और मैं यह भी नहीं जानता कि आपको यह क्यों चाहिए। इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपको अपने पैसे के साथ क्या करना चाहिए। मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता जैसा उस डेंटिस्ट ने लॉरेंस हाउसेस के साथ किया। लेकिन निसंदेह रूप से डॉक्टर और डेंटिस्ट अयोग्य नहीं होते। उनके पास ज्ञान होता है। वे संयोग अनुपात को समझते हैं। वे जानते हैं कि क्या काम करता है, तभी जब मरीज उनके लिए कौन सा इलाज सही है, इस बारे में अलग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। वित्तीय सलाहकार भी इसी तरह होते हैं। धन संपत्ति को लेकर कुछ वैश्विक तथ्य होते हैं। तब भी अगर लोग इस बारे में अलग अलग निष्कर्ष निकाल लें कि उन तथ्यों को अपने धन पर कैसे लागू किया जाए, इसे अध्याय में रखकर आइए कुछ ऐसी छोटी अनुशंकाओं को देखते हैं जो आपको अपने धन के साथ बेहतर निर्णय लेने में सहायता कर सकती हैं। सब अच्छा होने पर विनम्रता और खराब होने पर क्षमा, दया भाव ढूंढने का जितना हो सके उतना प्रयास करें, क्योंकि कुछ भी इतना अच्छा या खराब नहीं होता जितना दिखाई देता है। संसार बड़ा और जटिल है। भाग्य और जोखिम दोनों ही वास्तविक और पहचानने में कठिन है। खुद को और दूसरों को आंकते हुए यह ध्यान में रखिए, भाग्य और जोखिम की ताकत का आदर कीजिए और आपके ऐसी चीजों पर ध्यान देने की संभावना अधिक होगी जो आपके नियंत्रण में हो। साथ ही आपके सही प्रेरणा स्रोत व्यक्तियों को ढूंढने की संभावना भी अधिक होगी। कम अहंकार, अधिक संपत्ति। पैसे के बीच आपके अहंकार और आय के बीच का अंतर है, और संपत्ति वह है जो दिखाई नहीं देती। इसलिए संपत्ति का निर्माण जो आप आज खरीद सकते हैं, उसकी चाह को दबाकर किया जाता है ताकि आपके पास भविष्य में अधिक चीजें या विकल्प हों। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हैं, जब तक आप इस पर लगाम नहीं लगाते कि आप आज अपने पैसे के साथ कितनी ऐश करते हैं। आप संपत्ति का निर्माण नहीं कर सकते। अपनी धन संपत्ति का प्रबंधन इस प्रकार करें कि आप रात में चैन की नींद सो सके। यह कहना इससे अलग है कि आपको सर्वाधिक प्रतिफल कमाने का लक्ष्य रखना चाहिए या अपनी आय का एक नियत प्रतिशत बचाना चाहिए। कुछ लोग तब तक चैन से नहीं सोएंगे जब तक वो सर्वाधिक प्रतिफल न कमा रहे हों। दूसरे तभी तृप्त अनुभव करेंगे अगर उन्होंने रूढ़िवादी रूप से निवेश किया हो। हर किसी का अपना ही ढंग होता है, लेकिन क्या इससे मुझे रात में अच्छी नींद आएगी का आधार सही वित्तीय निर्णयों के लिए सर्वश्रेष्ठ सर्वलौकिक दिशा निर्देश पट है। यदि आप एक निवेशक के रूप में सफल होना चाहते हैं तो सबसे शक्तिशाली चीज जो कर सकते हैं वह है अपने समय वृद्धि को ढूंढना। निवेश में समय सबसे शक्तिशाली बल है। यह छोटी चीजों में वृद्धि कर उन्हें बड़ा कर देता है और बड़ी गलतियों को धुंधला कर देता है। यह भाग्य और जोखिम को निष्प्रभावित नहीं कर सकता, लेकिन यह नतीजों को उस दिशा में मोड़ देता है जिसके लोग पात्र होते हैं। बहुत सी चीजों के गलत हो जाने को स्वीकार कीजिए। आप आधे से अधिक बार गलत हो सकते हैं और फिर भी विलुप्त संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि न्यून संख्या में कुछ चीजें अधिक परिणामों के कारण होती है। आप चाहे अपने पैसे के साथ कुछ भी कर रहे हों, आपको बहुत सी चीजों की काम न करने पर संतोष करना होगा। संसार ऐसा ही है। इसलिए आपको अपनी उपलब्धियों का आकलन अपने पूरे पोर्टफोलियो की ओर देखकर करना चाहिए, न कि अलग अलग निवेशों के आधार पर। बड़ी मात्रा में खराब निवेश और कुछ एक उत्कृष्ट निवेश होने में कोई बुराई नहीं। आमतौर पर यह सर्वश्रेष्ठ परिदृश्य होता है। अपने काम का आकलन करते समय अपने अलग अलग निवेश पर ध्यान केंद्रित करने से विजेता वास्तविकता से अधिक मेधावी नजर आते हैं और हारने वाले उससे अधिक चिंतनक नजर आते हैं जितना उन्हें होना चाहिए। संपत्ति का प्रयोग अपने समय पर नियंत्रण के लिए कीजिए, क्योंकि अपने समय पर नियंत्रण न होना खुशी के लिए एक शक्तिशाली और सर्वलौकिक अवरोध है। आप जो करना चाहें, जब करना चाहें, जिसके साथ करना चाहें, जब तक करना चाहें, इसकी क्षमता वित्त में मौजूद अधिकतर लाभांश प्राप्त करती है। कम दिखावटी और अधिक अच्छे बनिए। कोई भी आपकी जायदाद से इतना प्रभावित नहीं होता जितना आप खुद होते हैं। आप सोचते हैं कि आपको एक महंगी कार और बढ़िया गाड़ी की जरूरत है, लेकिन संभवतः जो आपको चाहिए वह सम्मान और प्रशंसा है, और उन्हें प्राप्त करने के लिए अधिक संभावना, दया और विनम्रता के द्वार हैं, बजाय हॉर्स पावर और क्रोम की। बचत कीजिए।
बस बचत कीजिए। आपको बचत के लिए किसी विशेष कारण की आवश्यकता नहीं। कार, अग्रिम भुगतान या फिर किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए बचत करना अच्छा है, लेकिन उन चीजों के लिए बचत करना जिन्हें प्रभावित करना या जिनका अनुमान लगाना असंभव है, बचत करने के सबसे अच्छे कारणों में से एक है। हर किसी का जीवन अप्रत्याशित चीजों की एक जंजीर है। बिना किसी विशेष उद्देश्य के लिए की गई बचत जीवन की निश्चित अप्रत्याशाओं के विरुद्ध ढाल होती है। सफलता के मूल्य को परिभाषित करें और फिर उसे चुकाने को तैयार रहें, क्योंकि कोई भी लाभप्रद चीज मुफ्त में नहीं मिलती। और याद रखिए, अधिकतर वित्तीय मूल्यों पर प्रत्यक्ष प्राइस टैग नहीं होता। निश्चितता, दुविधा और पछतावा वित्त की दुनिया में आम मूल्य हैं और वे अक्सर चुकाने योग्य होते हैं, लेकिन आपको उन्हें जुर्माने के बजाय सजा जिससे बचा जाए शुल्क के रूप में देखना चाहिए। बदले में कुछ अच्छा पाने के लिए चुकाने लायक मूल्य त्रुटि के स्थान की आराधना करें। भविष्य में क्या हो सकता है और आप अच्छा प्रदर्शन करने के लिए क्या होते देखना चाहते हैं, इसके बीच का अंतर आपको सहनशीलता प्रदान करता है, और सहनशीलता समय के साथ कंपाउंडिंग को जादुई बना देती है। त्रुटि के लिए स्थान अक्सर रूढ़िवादी बचाव की जैसा नजर आ सकता है, लेकिन अगर यह आपको खेल में बनाए रखता है तो यह वापस अपने मूल्य कई गुना भुगतान कर सकता है। वित्तीय निर्णयों की चरम सीमाओं से बचे। समय के साथ हर किसी के लक्ष्य और कामनाएं बदल जाते हैं, और जितने चरम आपके अतीत के निर्णय होंगे, आगे बढ़ने पर उतना ही अधिक आपको उन पर पछतावा होगा। आपको जोखिम को पसंद करना चाहिए, क्योंकि यह समय के साथ प्रतिफल प्रदान करता है, लेकिन आपको विनाशकारी जोखिम से बचना चाहिए, क्योंकि यह आपको भविष्य में वही जोखिम लेने से रोकता है जो अच्छा प्रतिफल चुका सके। जो खेल आप खेल रहे हैं उसे परिभाषित करें, और ध्यान रखें कि आपका व्यवहार उन लोगों से प्रभावित न हो जो आपसे अलग खेल रहे हों। आप व्यवस्था का आदर करें। होशियार, जानकार और तर्कसंगत लोग वित्त में एक दूसरे से असहमत हो सकते हैं, क्योंकि लोगों के लक्ष्य और कामनाएं एक दूसरे से अत्यंत अलग होते हैं। कोई एकमात्र सही उत्तर नहीं होता, बस वह जो आपके लिए काम करता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे लिए क्या काम करता है। अध्याय 20, स्वीकार रोकतियां। मेरी खुद की धन संपत्ति का मनोविज्ञान। सैंडी गेट्समैन एक अरबपति निवेशक थे, जिन्होंने फर्स्ट मैनहट्टन नामक एक परामर्श समूह की स्थापना की। कहा जाता है कि वे अपने निवेश दल के लिए साक्षात्कार में उम्मीदवारों से यह सवाल पूछा करते थे, आपके पास क्या है और क्यों? यह नहीं कि आपके अनुसार कौन से स्टॉक सस्ते हैं या कौन सी अर्थव्यवस्था में मंदी आने वाली है। बस मुझे यह दिखाइए कि आप अपने पैसे के साथ क्या करते हैं। मुझे यह सवाल पसंद है, क्योंकि यह उस बड़े अंतर को रेखांकित करता है जो उसके बीच होता है, जो अर्थपूर्ण लगे, जिसे लोग अक्सर करने की सलाह देते हैं, और वह जो उन्हें सही लगता है, जो वे वास्तव में करते हैं। मॉर्निंग स्टार के अनुसार यूएस के आधे पोर्टफोलियो मैनेजर अपने धन का एक पैसा भी अपने फंड में नहीं लगाते। यह घोर सुनाई पड़ सकता है, और आंकड़े निश्चित रूप से पाखंड को उजागर करते हैं, लेकिन जितना आप सोचते हैं यह उससे अधिक समान है। यूएससी में औषधि के प्रोफेसर इन मूरे ने 2011 में हाउ डॉक्टर्स डाई नाम का एक लेख लिखा, जिसने दर्शाया कि डॉक्टर मरीजों के लिए जो इलाज निर्धारित करते हैं, अपने लिए किस स्तर तक उससे अलग इलाज चुनते हैं। डॉक्टर हम सबकी तरह नहीं मरते, उन्होंने लिखा। उनके बारे में जो असामान्य बात है वह यह नहीं कि अधिकांश अमेरिकियों की तुलना में उन्हें कितना अधिक उपचार मिलता है, बल्कि कितना कम। वो दूसरों को मौत से बचाने में भले ही बहुत अधिक समय लगाते हैं, लेकिन अपनी मृत्यु का सामना करने पर वे काफी शांत रहते हैं। वे अच्छी तरह जानते हैं कि क्या होने वाला है। वे विकल्पों के बारे में भी जानते हैं और आमतौर पर हर प्रकार की मेडिकल देखभाल की पहुंच रखते हैं, लेकिन वो धीरे से चले जाते हैं। एक डॉक्टर अपने मरीज की कैंसर का इलाज करने के लिए तमाम कोशिश कर सकता है, लेकिन अपने लिए प्रशामक देखभाल चुनता है। लोग आपको जो करने की सलाह देते हैं और जो वे खुद अपने लिए करते हैं, इसके बीच का अंतर हमेशा खराब नहीं होता। यह बस इस बात को रेखांकित करता है कि जब आप ऐसी जटिल और भावनात्मक समस्याओं से गुजर रहे हो जो आपको और आपके परिवार को प्रभावित करे, कोई एक सही जवाब नहीं होता, कोई सार्वलौकिक सत्य नहीं होता। बस अगर कुछ मायने रखता है
तो वह यह कि आपके और आपके परिवार के लिए क्या काम करता है और जिन आवश्यकताओं को आप पूरा करना चाहते हैं उन्हें इस तरह पूरा जिससे आप तृप्त महसूस करें और रात में ठीक से सो सके। ऐसे कुछ मूल सिद्धांत हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। यह औषधि और वित्त दोनों में लागू होता है, लेकिन महत्वपूर्ण वित्त निर्णय स्प्रेडशीट और पाठ्य पुस्तक में नहीं किए जाते। वे खाने की मेज पर किए जाते हैं। वे अक्सर प्रतिफल को बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि अपने जीवन साथी या संतान को निराश न करने के उद्देश्य से लिए जाते हैं। इस तरह की चीजों को चार्ट और सूत्रों में संक्षिप्त करना कठिन है और वे हर व्यक्ति के लिए बहुत अलग होते हैं। जो व्यक्ति के लिए काम करे दूसरे के लिए नहीं कर सकता। आपको यह ढूंढना जरूरी है कि आपके लिए क्या काम करता है। मेरे लिए जो काम करता है वह यह रहा। मेरा परिवार मेरी बचत के बारे में क्या सोचता है। चार्ली मुंगेर ने एक बार कहा था, मेरा लक्ष्य धनवान बनने का नहीं था, मैं बस आजाद होना चाहता था। हम धन को एक तरफ रख सकते हैं, लेकिन आजादी हमेशा मेरा व्यक्तिगत वित्तीय लक्ष्य रही है। सर्वाधिक प्रतिफल का पीछा करने या अपनी संपत्ति को लीवरेज कर बहुत सारा शौक कर जीवन बिताने में मुझे खास दिलचस्पी नहीं है। दोनों ही ऐसे खेलों की तरह नजर आते हैं जो लोग अपने दोस्तों को प्रभावित करने के लिए खेलते हैं। दोनों में ही जोखिम छुपा रहता है। मैं बस हर सुबह उठकर यह अनुभव करना चाहता हूँ कि मैं और मेरे परिवार जो चाहे वह कर सकते हैं, वह भी अपनी शर्तों पर। हमारा हर वित्तीय निर्णय इसी लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमता है। मेरे माता पिता ने अपनी व्यवस्था 2 चरणों में बिताई, अत्यंत गरीबी और औसत रूप से समृद्ध। मेरे पिता 40 वर्ष की उम्र में डॉक्टर बने जब वे 3 बच्चों के पिता थे। एक डॉक्टर का वेतन कमाने से वह मितव्ययिता की मानसिकता नहीं बदली जो मिडिल स्कूल के 3 भूखे बच्चों को संभालते हुए निर्मित हुई थी। और मेरे माता पिता ने अपने अच्छे साल अपने संसाधनों से नीचे रहकर उच्च बचत दर के साथ बिताए। इससे उन्हें काफी हद तक स्वतंत्रता मिली। मेरे पिता एक आपातकालीन कक्ष के डॉक्टर थे, अधिकतम तनाव वाला पेशा जिसकी मैं कल्पना कर सकता हूँ, और जो दिन और रात की शिफ्ट के बीच शरीर के आंतरिक घड़ी के बीच में कस्टमर टॉगल की मांग करता है। 2 दशकों के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि बस बहुत हुआ, इसलिए उन्होंने यह काम बंद कर दिया। उन्होंने बस यह काम छोड़ दिया और अपने जीवन के अगले पड़ाव की ओर चढ़ पड़े। यह मेरे मन में बैठ गया। एक सुबह उठकर वह बदल पाने की क्षमता जो आप कर रहे हैं अपनी शर्तों पर, जब आप तैयार हों, यह सभी वित्तीय लक्ष्यों में महत्तम प्रतीत होता है। मेरे लिए स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि आप काम करना छोड़ देंगे। इसका मतलब यह है कि आप बस वह काम करेंगे जो आपको पसंद हो, जिसके साथ करना पसंद हो, जिस समय आप चाहें और जब तक चाहें। और कुछ स्तर तक की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक डॉक्टर का वेतन कमाना आवश्यक नहीं है। इसके लिए अधिकांश रूप से अपनी उम्मीदों पर काबू रखना और अपने साधनों से नीचे का जीवन बिताना आवश्यक है। किसी भी आय के स्तर पर आपकी बचत दर से संचालित होती है और एक निश्चित आय के स्तर के बाद आपकी बचत दर अपनी जीवन शैली की उम्मीदों को हद से बाहर न जाने देने की योग्यता से संचालित होती है। मेरी पत्नी और मैं कॉलेज में मिले और शादी से सालों पहले साथ रहने लगे। स्कूल के बाद हम दोनों के पास प्रीवियस स्तर की नौकरियां थी जिनकी आय भी प्रीवियस स्तर वाली थी और हमारी जीवन शैली औसत दर्जे की थी। सभी जीवन शैली स्पेक्ट्रम में विद्यमान होती हैं जो एक व्यक्ति के लिए संतोषजनक हो। किसी और को राजसी या गरीबी जैसा लग सकता है, लेकिन हमारी आय पर हमें हमारे अनुसार एक संतोषजनक अपार्टमेंट, एक संतोषजनक कार, संतोषजनक कपड़े और संतोषजनक खाना मिला। आरामदायक लेकिन शान शौकत भरा कुछ भी नहीं। 1 दशक से अधिक तक बढ़ती आय के बावजूद मैं वित्त में और मेरी पत्नी स्वास्थ्य सेवा में हम काफी हद तक उसी जीवन शैली के अनुसार रहते आए हैं। इसने हमारी बचत दर को लगातार बढ़ाया है। वस्तुतः हर डॉलर की बढ़त ने हमारी बचत को वर्जित किया है। हमारा स्वतंत्रता कोष, अब हम अपने संसाधनों से काफी नीचे का जीवन जीते हैं जो आपको हमारी आय के बारे में कम और 20 की उम्र में स्थापित हमारी जीवन शैली को बनाए रखने के हमारे निर्णय के बारे में अधिक जानकारी देता है। हमारे घर की वित्तीय योजना का वह हिस्सा जिस पर मुझे गर्व है वह यह कि हमने जीवन शैली की कामनाओं के गोल पोस्ट को कम उम्र में ही आगे बढ़ाना बंद कर दिया। हमारी बचत दर काफी अधिक है, लेकिन हमें शायद ही कभी लगता हो कि हम दमनात्मक रूप से मितव्ययी हैं, क्योंकि अधिक सम्मान के लिए हमारी आकांक्षाएं अधिक नहीं बढ़ी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी कोई आकांक्षाएं हैं ही नहीं, हमें अच्छे सम्मान पसंद है और हम आरामदायक रूप से रहते हैं। हमने बस गोल पोस्ट को आगे बढ़ाना बंद कर दिया है। यह हर किसी के लिए काम नहीं करेगा।
और यह हमारे लिए सिर्फ इसलिए काम करता है क्योंकि हम दोनों इसके लिए समान रूप से सहमत हैं। हम में से कोई भी दूसरे के लिए समझौता नहीं कर रहा। अधिकतर चीजें जिनसे हमें आनंद मिलता है, टहलने जाना, पढ़ना, पॉडकास्ट, इनका मूल्य अधिक नहीं है। इसलिए शायद ही कभी कोई कमी महसूस होती हो। कभी कभार जब मैं हमारी बचत दर पर सवाल करता हूँ तो मैं अपने माता पिता की स्वतंत्रता के बारे में सोचता हूँ जो उन्होंने सालों की कड़ी बचत से कमाई, और तुरंत मैं वापस आ जाता हूँ। स्वतंत्रता हमारा शीर्ष लक्ष्य है। अपने साधनों से निजी जानने का एक दूसरा लाभ यह है कि आप अन्यों के साथ बराबरी करने के मानसिक भ्रम से बच सकते हैं। अपनी समर्थता से कम में आरामदायक जीवन बिताना और अधिक की कामना करना उस अत्यधिक सामाजिक दबाव को हटा देता है जिसे आधुनिक फर्स्ट वर्ल्ड के अधिकतर लोग खुद पर लाद लेते हैं। नसीम तालीम ने स्पष्ट किया, सच सफलता रैट रेस को छोड़कर अपने कार्यकलाप को व्यवस्थित करना है जिससे मन की शांति प्राप्त की जा सके। मुझे यह पसंद आया। हम स्वतंत्रता कायम के लिए इतने प्रतिबद्ध हैं कि हमने कुछ ऐसी चीजें की हैं जिनका कागजों पर मतलब न बने। हमारे घर पर कोई ऋण नहीं है जो हमारा सबसे खराब वित्त निर्णय है, लेकिन सबसे अच्छा संपत्ति निर्णय। जब हमने यह घर खरीदा, ऋण ब्याज दर बहुत कम थी। कोई भी तर्कसंगत निवेशक सही सलाह देता कि सस्ते धन का फायदा उठाया जाए और अतिरिक्त बचत को अधिक प्रतिफल वाली संपत्ति जिसे स्टॉक्स में लगाया जाए। लेकिन हमारा लक्ष्य रुखाई तर्कसंगत होना नहीं, बस मानसिक रूप से उचित होना है। वह स्वतंत्रता का अनुभव जो मुझे अपने घर के स्वामित्व से होता है वह उस वित्तीय लाभ से कहीं अधिक है जो मुझे सस्ते ऋण से अपनी संपत्ति को लीवरेज करने से मिलता। मासिक भुगतान को हटा देना अपनी संपत्ति की दीर्घकालीन मूल्य को उच्चतम सीमा तक बढ़ाने से बेहतर महसूस होता है। जो लोग मेरे इस निर्णय के नुक्स गिनते हैं या वे जो ऐसा कभी नहीं करेंगे, मैं उनके सामने इसकी वकालत नहीं करता। कागजों पर इसका समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे लिए यह काम करता है। हमें यह पसंद है और यही महत्वपूर्ण है। अच्छे निर्णय हमेशा तर्कसंगत नहीं होते। एक मोड़ पर आकर आपको खुश होने और सही होने के बीच में चुनना ही पड़ता है। हम अपनी संपत्ति का इतना बड़ा प्रतिशत नकद के रूप में रखते हैं जिसका कोई वित्तीय सलाहकार परामर्श नहीं देगा। हमारी संपत्ति के लगभग 20% भाग हमारे घर के मूल्य के अलावा इसका भी कागजों पर समर्थन नहीं किया जा सकता, और मैं दूसरों को ऐसा करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। यह बस हमारे लिए काम करता है। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि नकद स्वतंत्रता की ऑक्सीजन है, और अधिक महत्वपूर्ण रूप से हम नहीं चाहते कि हमें अपने स्टॉक बेचने पर मजबूर होना पड़े। हम चाहते हैं कि एक बड़ा खर्च सामने आने पर उसकी भरपाई के लिए स्टॉक के बेचने की संभावना जितनी हो सके सोने के निकट हो। तब अन्यों के मुकाबले हमारी जोखिम सहनशीलता कम है। लेकिन व्यक्तिगत वित्त के बारे में जो मैंने सीखा है उसके अनुसार हर कोई बिना छूट के एक ऐसे बड़े खर्च का सामना करेगा जिसकी उसने उम्मीद न की हो, और इस खर्च के लिए वे विशेष रूप से योजना नहीं बनाते क्योंकि इसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। कुछ लोग जिन्हें वित्त की जानकारी है अक्सर पूछते हैं, आप किस लिए बचत कर रहे हैं? घर, बोट या नई कार? नहीं, इनमें से किसी के लिए भी नहीं। मैं एक ऐसे संसार के लिए बचत कर रहा हूँ जहाँ जितना हम उम्मीद करते हैं आकस्मिकता उससे अधिक समान है। इसी खर्च की भरपाई करने के लिए स्टॉक बेचने पर मजबूर न होने का मतलब यह भी है कि हम एक लंबे समय के लिए अपने स्टॉक की कंपाउंडिंग की संभावना बढ़ा रहे हैं। चार्ली मुंगेर ने इसे अच्छी तरह समझाया। कंपाउंडिंग का पहला नियम यह है कि इसे अनावश्यक रूप से कभी बाधित न किया जाए। मेरा परिवार निवेश के बारे में इस प्रकार सोचता है। मैंने अपना करियर एक स्टॉक पिकर के रूप में शुरू किया। उस समय हमारे पास बस अलग अलग स्टॉक थे, अधिकतर बड़ी कंपनियों की जैसे बर्कशायर हैथवे और प्रॉक्टर एंड गैम्बल, साथ ही कुछ छोटे स्टॉक जिन्हें मैं गहन रूप से निवेश समझता था। वापस मेरी 20 की उम्र में जाकर देखा जाए तो मेरे पास हर समय कम से कम 25 अलग अलग स्टॉक हुआ करते थे। मुझे नहीं पता कि एक स्टॉक पिकर के रूप में मैंने कैसा कामकाज किया। क्या मैंने स्टॉक मार्केट को हरा दिया? मुझे अंदाजा नहीं है। अधिकतर लोग जो कोशिश कर रहे हैं उनकी तरह मैंने भी अच्छा स्कोर नहीं रखा। किसी भी तरह से मैंने अपने विचार बदल दिए हैं, और अब हर वह स्टॉक जो हमारे पास है वह कम लागत का सूचकांक कोष है। मैं सक्रिय रूप से स्टॉक पिक करने के विरुद्ध नहीं हूँ, चाहे फिर आप या खुद करें या किसी सक्रिय फंड मैनेजर को अपना पैसा देकर करवाएं। मुझे लगता है कि कुछ लोग मार्केट के औसत से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, बस यह बहुत कठिन है। जितना अधिक लोग सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा। अगर मुझे निवेश को लेकर अपने विचारों का सार प्रस्तुत करना हो तो वह कुछ इस प्रकार होगा।
हर निवेशक को एक ऐसी नीति चुननी चाहिए जिसमें उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिकतम संभावना हो। और मुझे लगता है कि अधिकतर निवेशकों के लिए कम लागत के सूचकांक कोर्स में औसतता डॉलर कॉस्ट दीर्घकालिक सफलता की सबसे अधिक संभावना प्रदान करेगा। इसका मतलब यह नहीं कि सूचकांक निवेश हमेशा काम करेगा। इसका मतलब यह भी नहीं कि यह सबके लिए है, और इसका मतलब यह भी नहीं कि सक्रिय स्टॉक पिकिंग असफल होकर ही रहेगी। आमतौर पर इस दो की एक नहीं तो दूसरी ओर से अधिक मोर्चाबंदी हो चुकी है। विशेषतः वे लोग जो सक्रिय निवेश के सख्त विरोधी हैं। मार्केट को हराना कठिन होना चाहिए, असफलता की संभावना कम होनी चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो हर कोई यह करेगा, और अगर हर कोई यह करेगा तो कोई अवसर ही नहीं होगा। इसलिए अगर मार्केट को हराने की कोशिश करने वालों में से अधिकतर ऐसा करने से रुक जाएं, तो किसी को हैरान नहीं होना चाहिए। आंकड़ों के अनुसार 2019 में खत्म हुए दशक में 85% लार्ज कैप सक्रिय प्रबंधक S&P 500 को नहीं हरा पाए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो सोचते हैं कि मार्केट को हराने की कोशिश करना पागलपन है, लेकिन जो अपने बच्चों को आसमान छूने और पेशेवर एथलीट बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हर किसी की अपनी सोच होती है। जीवन संयोग अनुपात से खेलने का नाम है, और हम सब संयोग अनुपात के बारे में अलग ढंग से सोचते हैं। सालों के अंतराल में मैं इस धारणा को समझ पाया हूँ कि अपने परिवार के सभी वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की हमारी संभावना अधिक हो जाएगी अगर हम नियमित रूप से दशकों तक कम लागत के सूचकांक कोष में निवेश करते रहें और राशि को कंपाउंडिंग के लिए छोड़ दें। यह अधिकांश रूप से हमारे मितव्ययी खर्ची जीवन शैली के कारण है। यदि मार्केट से बेहतर प्रदर्शन करने का अतिरिक्त जोखिम उठाए बिना आप अपने लक्ष्य प्राप्त कर लें, तो कोशिश करने का मतलब ही क्या है। मैं इस विश्व का सर्वोत्तम निवेशक हुए बिना रह सकता हूँ, लेकिन मैं एक खराब निवेशक बनकर नहीं रह सकता। और जब मैं इस तरह से सोचता हूँ, सूचकांक खरीद कर रोके रखने का विकल्प हमारे लिए बिल्कुल आसान है। मैं जानता हूँ कि हर कोई इस तर्क से असहमत नहीं होगा, खासकर मेरे दोस्त जिनका काम मार्केट को हराना है। वे जो करते हैं मैं उसका आदर करता हूँ, लेकिन हमारे लिए यही काम करता है। हम अपने हर वेतन में से इन सूचकांक कोष में निवेश करते हैं। यूएस और अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक्स का मेल हमारा कोई नियत लक्ष्य नहीं है। यह बस वह है जो हमारे खर्च करने के बाद बच जाता है। इसी कोष में से हम सेवानिवृत्ति खाते में पैसा डालते हैं और अपने बच्चों की 529 कॉलेज बचत योजनाओं में योगदान करते हैं। और बस इतना ही। प्रभावी रूप से हमारा शुद्ध मूल्य है एक घर, चेकिंग अकाउंट और कुछ वैनगार्ड सूचकांक कोष। हमारे लिए इसके और अधिक जटिल होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ये सरल ही पसंद है। निवेश को लेकर मेरी एक गहन धारणा है कि निवेश में लगे प्रयास और निवेश के नतीजों में कम सहसंबंध होता है। कारण यह है कि संसार पुच्छ द्वारा संचालित होता है। कुछ एक परिवर्तित कारक अधिकांश नतीजों के लिए उत्तरदायी होते हैं। आप निवेश करने में चाहे कितना भी कड़ा प्रयास करें, लेकिन अगर आप उन 2 या 3 बातों से चूक जाएं जो आपकी कार्यनीति में कांटा घुमाती है, आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसका उल्टा भी सच है। सरल निवेश कार्यनीतियां भी अच्छे से काम कर सकती हैं अगर वे उन चीजों पर पकड़ बनाए रखें जो उस कार्यनीति की सफलता के लिए आवश्यक हैं। मेरी निवेश कार्यनीति सही निवेश चुनने या फिर अग्निबंदी का समय जानने पर निर्भर नहीं करती। यह उच्च दर, धैर्य और इस आशावाद पर निर्भर करती है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था अगले कई दशकों में मूल्य बनाएगी। मैं वस्तुतः अपना पूरा निवेश प्रयास इन 3 बातों के बारे में सोचने में लगाता हूँ, खासकर पहली 2 जिन्हें मैं नियमित रूप से कर सकता हूँ। मैंने अतीत में अपनी निवेश कार्यनीति बदली है, इसलिए निश्चित रूप से संभावना है कि मैं इसे भविष्य में बदल सकता हूँ। हम चाहे जैसे भी बचत या निवेश करें, मुझे विश्वास है कि हमारा लक्ष्य हमेशा स्वतंत्रता होगा और हम हमेशा वह करेंगे जिससे हम रात में चैन की नींद सो पाए। हमें लगता है कि यही परम लक्ष्य है। धन संपत्ति के मनोविज्ञान में महारत, लेकिन हर किसी की अपनी सोच होती है। मूर्ख कोई भी नहीं है। अनुलेख। यूएस उपभोक्ता जैसा सोचते हैं वैसा क्यों? इसका संक्षिप्त इतिहास आधुनिक उपभोक्ता की मनोवृत्ति समझने के लिए और यह जानने के लिए कि वे आगे किस ओर जा सकते हैं, आपको यह जानना होगा कि वे
यहाँ कैसे पहुंचे, हम सब यहाँ कैसे पहुंचे। यदि आप 1945 में आकर 2020 में जाएं, तो आप अपने आसपास की दुनिया को नहीं पहचान पाएंगे। इस अंतराल में हुआ आर्थिक विकास वस्तुतः अभूतपूर्व है। यदि आप न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को की समृद्धि देखें, तो आप हैरान रह जाएंगे। यदि आप इसकी तुलना डिट्रॉइट की गरीबी से करें, तो भी आप हैरान रह जाएंगे। यदि आप घरों, कॉलेज, ट्यूशन और स्वास्थ्य सेवा की कीमत देखें, तो आप हैरान रह जाएंगे। यदि आप देखें कि औसत अमेरिकी नागरिक आमतौर पर बचत और खर्च के बारे में कैसे सोचते हैं, आप हैरान रह जाएंगे। और यह सब कैसे हुआ? अगर आप यह जानने के लिए किसी तर्कशील वृत्तांत के बारे में सोचने की कोशिश करें, तो मेरा अंदाजा है कि आप पूरी तरह से गलत होंगे, क्योंकि यह सहजज्ञ नहीं है और यह पूर्वभाषी भी नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से लेकर अमेरिका में जो हुआ, वह अमेरिकी उपभोक्ता की कहानी है। यह ऐसी कहानी है जो यह समझने में सहायता करती है कि आज लोग धन संपत्ति के बारे में जैसे सोचते हैं, वैसा क्यों है। संक्षिप्त कहानी यह है कि सब कुछ बहुत अनिश्चित था, फिर सब कुछ बहुत अच्छा था, फिर बहुत खराब, फिर वाकई अच्छा, फिर वाकई खराब, और अब हम यह कहते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा एक वृत्तांत है जो इन सब घटनाओं को एक साथ जोड़ता है। कोई विस्तृत विवरण नहीं, बस एक कहानी कि यह सब कैसे साथ में फिट होता है, क्योंकि यह बड़ी घटनाओं को साथ में पिरोने का एक प्रयास है। इसमें ऐसे कई बातें छूट गई हैं जो इस दौरान हुई। कोई भी जो यह रेखांकित करे कि मैंने यहाँ क्या छोड़ दिया है, मैं संभवतः उससे सहमत होऊंगा। यहाँ उद्देश्य हर खेल का वर्णन करना नहीं है, बल्कि यह देखना है कि कैसे एक खेल ने दूसरे को प्रभावित किया। आइए देखें आधुनिक उपभोक्ता यहाँ कैसे पहुंचा। नंबर 1, अगस्त 1945, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति। जापान का आत्मसमर्पण अमेरिकी इतिहास में सबसे अधिक खुशी का दिन था, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा। लेकिन फिर यह भी एक कहावत है, इतिहास बस एक के बाद एक घटित घटना का नाम है। युद्ध खत्म होने की खुशी के तुरंत बाद यह सवाल उठ खड़ा हुआ, अब क्या होगा। 16 मिलियन अमेरिकी लोगों ने जनसंख्या का 11% युद्ध में भाग लिया। युद्ध के अंत में लगभग 8 मिलियन विदेश में थे। उनकी औसत वर्ष 23 वर्ष थी। 18 महीने के भीतर उनमें से 1.5 मिलियन को छोड़कर बाकी सभी वापस आकर बिना वर्दी के होने वाले थे। और फिर क्या? फिर वे क्या करेंगे? वे कहाँ रहेंगे? 2 कारणों से ये उस समय के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। पहला, कोई भी इनके जवाब नहीं जानता था। दूसरा, अगर इनके जवाब शीघ्र नहीं ढूंढे जाते, सबसे संभवतः परिस्थिति अधिकतर अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण से यह होती कि अर्थव्यवस्था फिर से महामंदी की गहराई में धंस जाती। युद्ध के दौरान 3 ताकतों का निर्माण हुआ। नंबर 1, आवास निर्माण रुक कर रह गया था, क्योंकि समस्त उत्पाद क्षमता युद्ध आपूर्ति निर्माण में लगी थी। 1943 में प्रतिमाह 12,000 से अधिक कम घर निर्मित हुए, जो हर अमेरिकी शहर में एक नए घर से भी कम है। वापस लौट रहे सैनिकों को भारी रूप से आवास की कमी का सामना करना पड़ा। नंबर 2, युद्ध के दौरान उत्पन्न विशेष नौकरियां, जहाज, टैंक और विमानों का निर्माण अचानक युद्ध के बाद आवश्यक नहीं रही और इस गति और मात्रा में कम हुई, जो निजी व्यवसाय में आमतौर से देखने को नहीं मिला। सैनिक कहाँ काम कर रहे, यह बिल्कुल अस्पष्ट था। नंबर 3, युद्ध के दौरान और इसके बाद विवाह की दर में एकांक बढ़ोतरी हुई। सैनिक वापस अपनी माताओं के तहखानों में लौटकर नहीं आना चाहते थे। वे सीधे एक परिवार शुरू करना चाहते थे, अपने खुद के घर में एक अच्छी नौकरी के साथ। यह नीति विधायकों के लिए चिंता का विषय था, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन की यादें अभी भी ताजा थीं, जो 5 वर्ष पहले ही खत्म हुआ था। 1946 में काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर्स ने राष्ट्रपति ट्रूमैन को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अगले 3 से 4 सालों में एक व्यापक मंदी की चेतावनी थी। उन्होंने 1947 में एक ज्ञापन में ट्रूमैन के साथ हुई बैठक के सार को अलग से लिखा। हम किसी प्रकार के मंदी के दौर में हो सकते हैं, और यह सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है कि कहीं इन मंदी संबंधी ताकतों के नियंत्रण से बाहर जाने का खतरा तो नहीं। इसकी पर्याप्त संभावना है कि और अधिक गिरावट, पतन का खतरा बढ़कर डिप्रेशन की स्थिति का
कारण बन सकती है और इसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। यह डर इस तथ्य के कारण और तीक्ष्ण हो गया कि विकास के लिए तुरंत निर्यात पर निर्भर नहीं हो जा सकता, क्योंकि दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं यूरोप और जापान मानवतावादी संकटों का सामना करते हुए विनाश में डूबे हुए थे, और अमेरिका भी पहले से कहीं अधिक ऋण के तले दबा था, जिसने प्रत्यक्ष सरकारी राहत को सीमित कर दिया था। इसलिए हमने इसके लिए कुछ किया। नंबर 2, कम ब्याज दरें और अमेरिकी उपभोक्ता का सुविचारित जन्म। युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए हमारा सबसे पहला कदम ब्याज दरों को कम करना था। यह कोई आसान निर्णय नहीं था, क्योंकि जब कपड़ों, कारों और अन्य चीज के अभाव में सैनिक वापस लौटकर आए तो इसके कारण कुछ समय के लिए मुद्रास्फीति 2 आंकड़ों में पहुंच गई। 1951 से पहले फेडरल रिजर्व राजनीतिक रूप से स्वतंत्र नहीं था। राष्ट्रपति और फेड नीति का समायोजन कर सकते थे। 1942 में फेड ने घोषित किया कि अल्पावधि दरों को 0.38% रखा जाएगा, ताकि युद्ध को समर्थन दिया जा सके। अगले 7 वर्षों तक दरें वहीं की वहीं टिकी रहीं। 1950 के दशक के मध्य तक 3 माह की राजकोष आय 2% के नीचे रही। दरों को नीचे रखने का सुस्पष्ट कारण वित्त के मूल्य को $6 ट्रिलियन कम रखना था, जो युद्ध में खर्च किया गया था। लेकिन कम दरों ने लौट रहे सभी सैनिकों के लिए कुछ और भी किया। इसने घर, कार, यंत्र और खिलौने खरीदने के लिए ऋण का रास्ता साफ कर दिया, जो किसी संदेही नीति निर्धारक के दृष्टिकोण के अनुसार ठीक था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सालों में उपभोक्ता एक सुनिश्चित आर्थिक कार्यनीति बन गया। मितव्ययिता और बचत को प्रोत्साहित कर युद्ध में पूंजी लगाने का युग शीघ्र ही सक्रिय रूप से खर्च करने को बढ़ावा देने का युग बन गया। प्रिंसटन के इतिहासकार सेल्डन गैरन लिखते हैं, 1945 के बाद अमेरिका फिर से यूरोप, पूर्वी एशिया में बचत प्रोत्साहन के पैटर्न से विचल गया। राजनीतिज्ञ, उद्यमी और मजदूर नेता सभी ने आर्थिक विकास के लिए अमेरिकियों को खर्च करने के लिए प्रोत्साहित किया। 2 बातें इसका कारण बनी। एक था GI बिल, जिसने अभूतपूर्व बंधन ऋण के अवसर प्रदान किए। 16 मिलियन सेवानिवृत्त सैनिक अब बिना नकद भुगतान के, पहले वर्ष में बिना ब्याज के और इतनी कम निर्धारित दरों पर घर खरीद सकते थे कि मासिक ऋण भुगतान किराए से भी कम हो। दूसरा था भुगतान ऋण में अचानक वृद्धि, जो डिप्रेशन के युग के नियमों में ढील से आई थी। पहला क्रेडिट कार्ड 1950 में प्रस्तुत किया गया। कृष्ण क्रेडिट, व्यक्तिगत ऋण, वेतन दिवस ऋण सब चल पड़े, और उस समय हर प्रकार के ऋण पर ब्याज क्रेडिट कार्ड मिलाकर कर कटौती योग्य था। यह बहुत स्वादिष्ट दिखाई दिया। अंततः हमने इसे बहुत अधिक मात्रा में खाया। एक सरल सी तालिका में एक सरल कहानी। वर्ष और कुल यूएस घरेलू उधार 1945 में $29.4 बिलियन, 1955 में $125.7 बिलियन, 1965 में $331.2 बिलियन। 1950 के दशक में घरेलू ऋण 2000 के दशक की ऋण की वृद्धि के मुकाबले 1.5 गुना अधिक तेजी से बढ़ा। नंबर 3, सामान के लिए दमित मांगे जो क्रेडिट बूम द्वारा संचालित हुई, और 1930 की छपक उत्पादकता उछाल ने आर्थिक उछाल को जन्म दिया। अमेरिकी इतिहास में 1930 का दशक आर्थिक रूप से सबसे कठोर था, लेकिन यहाँ एक आशा की किरण भी थी, जिसे देखने में 2 दशक लग गए। आवश्यकता द्वारा ग्रेट डिप्रेशन ने साधन संपन्नता, उत्पादकता और नवीनीकरण को बहुत बढ़ा दिया था। हमने 30 के दशक के उत्पादकता उछाल पर अधिक ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हर किसी का ध्यान इस पर केंद्रित था कि अर्थव्यवस्था की हालत कितनी खराब थी। हमने 40 के दशक में भी इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सबका ध्यान युद्ध पर केंद्रित था। फिर 1950 का दशक आया और अचानक हमें एहसास हुआ, वाह, हमारे पास तो कुछ अद्भुत आविष्कार हैं और हम उन्हें निर्मित करने में काफी अच्छे हैं। उपकरण, कारें, फोन, वातानुकूलक, बिजली। युद्ध के दौरान अधिक घरेलू सामान खरीदना लगभग असंभव था, क्योंकि कारखानों को बंदूकें और जहाज बनाने के लिए परिवर्तित कर दिया गया था, जिसके कारण युद्ध के पश्चात सैनिकों के बीच सामान की मांग बढ़ गई। विवाहित जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्सुक और नए रास्ते उपभोक्ता ऋण से प्रोत्साहित, उन्होंने खरीदारी की ऐसी धूम मचाई जो शायद इस देश में पहले कभी देखने को मिली थी। फ्रेडरिक लुइस एलन ने अपनी किताब द बिग चेंज में लिखा,
युद्ध के बाद के इन वर्षों में किसान ने एक नया ट्रैक्टर, मकई चुनने का उपकरण, विद्युत दोहन यंत्र खरीदा। उसने अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर फार्म मशीनरी का व्यू खड़ा कर दिया जिसका वे संयुक्त रूप से इस्तेमाल कर सकें। किसान की पुत्री ने एक चमकदार सफेद विद्युत फ्रिज खरीद लिया जिसकी उसने हमेशा कामना की थी, लेकिन ग्रेट डिप्रेशन के दौरान नहीं खरीद पाई। और साथ ही एक आधुनिक वॉशिंग मशीन और एक डीप फ्रिज यूनिट भी। उपनगरीय परिवार ने डिश वॉशिंग मशीन लगवा ली और साथ ही एक पावर लॉन मूवर भी खरीदा। शहर का परिवार लैंड्रोमैट का ग्राहक बन गया और उन्होंने अपनी बैठक के लिए एक टेलीविजन खरीद लिया। पति का ऑफिस वातानुकूलित हो गया और अंततः रूप से यह चलता रहा। यह और अधिक नहीं कहा जा सकता कि यह उछाल कितना बड़ा था। 1942 से 1945 के बीच व्यावसायिक कार और ट्रक उत्पाद वस्तु का रुक गया था। फिर 1945 से 1949 के बीच 21 मिलियन कारों की बिक्री हुई। 1955 तक और 37 मिलियन की बिक्री हुई। 1940 से 1945 के बीच लगभग 2 मिलियन घरों का निर्माण किया गया। फिर 1945 से 1950 तक 7 मिलियन का निर्माण हुआ। 1955 तक और 8 मिलियन का निर्माण हुआ। सामान की जमीन मांग और सामान निर्मित करने की हमारी योग्यता ने वे रोजगार उत्पन्न करने में सहायता की जिनसे लौटकर आने वाले सैनिकों को काम मिल गया और वे रोजगार अच्छे भी थे। इसे उपभोक्ता ऋण से जोड़ दीजिए और बस अमेरिका की खर्च करने की क्षमता मानो आसमान छू गई। 1951 में फेडरल रिजर्व ने राष्ट्रपति ट्रूमैन को लिखा 1950 तक कुल उपभोक्ता खर्च आवास निर्माण को मिलाकर $203 बिलियन हुआ या फिर 1944 के स्तर के लगभग 40% ऊपर। उस सवाल का जवाब युद्ध के बाद हमारे सैनिक क्या करेंगे अब स्पष्ट था। वे सामान खरीदेंगे उस पैसे से जो उन्होंने नया सामान बनाने का काम करके कमाया और साथ ही सत्यारण की उम्मीद से जिससे वे और अधिक सामान खरीद पाए। नंबर 4, पहले की तुलना में लाभ अब अधिक समान रूप से साझा किए जाते हैं। 1950 में अर्थव्यवस्था को परिभाषित करने वाली विशेषता यह थी कि देश गरीबों को कम गरीब करके अमीर हुआ। 1940 से 1948 तक औसत वेतन दोगुना हो गया। फिर 1963 तक दोबारा दोगुना हो गया और ये लाभ उन पर केंद्रित थे जो दशकों से पीछे छूटे हुए थे। अमीरों और गरीबों के बीच का अंतर असाधारण रूप से कम हो गया। लुइस एलन ने 1955 में लिखा, आर्थिक दौड़ में समृद्ध लोगों की रहनुमाई काफी हद तक कम हो गई है। औद्योगिक श्रमिकों ने एक समूह के रूप में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। लोग जैसे कि स्टील वर्कर का परिवार जो पहले $25 पर जीवन बिताता था अब $45 कमा रहा है, या फिर कोई अति कुशल मशीन टूल ऑपरेटर का परिवार जो पहले $3 कमाया करता था अब सालाना $55 या फिर उससे अधिक खर्च कर सकता है। शीर्ष 1% के लिए जो वाकई संपन्न और अमीर हैं, उन्हें हम लगभग $16,000 और उससे अधिक के वर्ग में शामिल कर सकते हैं। उनकी कुल राष्ट्रीय आय का हिस्सा टैक्स के बाद 13% से घटकर 1945 में 60% तक आ गया। यह कोई अल्पावधि रुझान नहीं था। निचले 20% दैनिक श्रमिकों की वास्तविक आय 1950 से 1980 के बीच लगभग उसी मात्रा में बढ़ी जितनी शीर्ष 5% की। समानता वेतन से भी आगे तक गई। महिलाओं ने रिकॉर्ड संख्या में घरों के बाहर रोजगार प्राप्त किया। उनकी श्रम शक्ति सहभागिता युद्ध के बाद 31% से 1955 में 7% तक जा पहुंची और 1965 में 40% तक। अल्पसंख्यकों ने भी लाभ उठाया। 1945 के उद्घाटन के बाद एलिनोर रूजवेल्ट ने एक अफ्रीकी अमेरिकी संवाददाता के बारे में लिखा जिसने उनसे कहा, क्या आप समझ सकते हैं कि इन 12 वर्षों ने क्या किया है? अगर 1933 के किसी समारोह में बड़ी संख्या में श्वेत लोग जाकर सबसे ऐसे मेरे जैसे आज मिले हैं तो देश भर का हर समाचार पत्र इसकी सूचना दे रहा होता। हम सोचते भी नहीं कि यह कोई समाचार है और हम में से कोई इस बारे में बात भी नहीं करेगा। आज के मुकाबले में महिला और अल्पसंख्यक अधिकार एक अंश भर भी नहीं थे, लेकिन दर 40 और 50 के दशक में समानता की ओर हुई प्रगति असाधारण थी। वर्गों के समतल होने का मतलब था जीवन शैलियां भी समतल हो गई। साधारण लोग सीवी चला रहे थे, समृद्ध लोग गैलरी चला रहे थे। टेलीविजन और रेडियो ने लोगों द्वारा पसंद किए जाने वाले मनोरंजन और संस्कृति को बिना वर्ग की परवाह किए एक रूप कर दिया।
मेल ऑर्डर कैटलॉग ने लोगों द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों और अन्य सामान में भी समानता ला दी। फिर चाहे वे कहीं भी रहते हों, 1957 में हार्पर्स मैगजीन ने लिखा, अमीर आदमी भी उसी तरह की सिगरेट पीता है जैसे कि गरीब आदमी, उसी तरह की रेजर से दाढ़ी बनाता है, उसी तरह का टेलीफोन, वैक्यूम क्लीनर, रेडियो और टेलीविजन इस्तेमाल करता है, और घर में समान प्रकार की लाइटिंग और हीटिंग उपकरण रखता है इत्यादि। उसके और एक गरीब परिवार के ऑटोमोबाइल में बहुत कम ही अंतर है। वास्तव में उनके इंजन और फिटिंग समान ही है। शताब्दी के शुरुआती वर्षों में ऑटोमोबाइल में भी अनुकरण कम हुआ करता था। पाल ग्राहम ने 2016 में लिखा कि किस प्रकार मात्र 3 टीवी स्टेशन होने जैसे सरल बात ने संस्कृति की समता करने में योगदान किया। अब इसकी कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन हर रात एक ही समय पर करोड़ों परिवार अपने टेलीविजन के सामने बैठकर वही कार्यक्रम देखा करते थे जो उनकी पड़ोसी देख रहे थे। अब जो सुपर बॉल में होता था, पहले वह हर रात हुआ करता था। हम वाकई समकालिक थे। यह महत्वपूर्ण था कि लोग अपना कल्याण अपने साथियों के साथ तुलना कर मापते हैं, और 1950 से 1980 के अंतराल में अधिकांश रूप से लोगों के पास तुलना करने के लिए ऐसे बहुत से लोग थे जिन्हें वे अपने साथी बराबर कह सकते थे। बहुत से लोग, अधिकांश लोग ऐसा जीवन व्यतीत करते थे जो या तो उनके आसपास के लोगों के बराबर या फिर समझने लायक हुआ करता था। यह विचार कि लोगों के जीवन में भी उतनी समरूपता आई जितनी उनकी आय में, इस कहानी का एक अहम भाग है जिस पर हम लौट कर आएंगे। नंबर 5, ब्लड में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई, लेकिन साथ ही आय में भी, इसलिए इसका प्रभाव उतना अधिक नहीं था। 1947 से 1957 के बीच नई उपभोक्ता संस्कृति, नए ऋण उत्पाद और सरकारी योजनाओं द्वारा सब्सिडी प्राप्त ब्याज दरें जिन्हें फेडरल रिजर्व द्वारा कम रखा गया, इन सबके मेल से घरेलू ऋण 5 गुना बढ़ गया। लेकिन इस अंतराल में आय वृद्धि इतनी अधिक थी कि परिवारों पर इसका बहुत अधिक असर नहीं हुआ, और युद्ध के बाद घरेलू ऋण बहुत ही कम था। ग्रेट डिप्रेशन ने इसके अधिकतर भाग को नष्ट कर दिया, और युद्ध के दौरान घरेलू खर्च इतना कम था कि ऋण संचय सीमित था। इसलिए 1947 से 1957 के बीच ऋण और आय के बीच के अनुपात में वृद्धि नियंत्रित थी। घरेलू ऋण आय अनुपात आज 100% से ऊपर है। 1950, 1960 और 1970 के दशक में बढ़ने के बाद भी यह 60% नीचे ही रहा। ऋण की इस उछाल से पीछे मुख्य रूप से निवास स्वामित्व में बढ़ोतरी थी। 1900 में निवास स्वामित्व की दर 47% थी। अगले 4 दशकों तक यह लगभग वहीं रही। फिर 1942 में यह बढ़कर 53% हो गई, और 1970 में 65%। जनसंख्या का एक पर्याप्त भाग अब उस ऋण का उपभोग कर रहा था जिसे पिछली पीढ़ियों ने न किया होता या न कर पाते, और वे अधिकांश रूप से इससे सहमत थे। डेविड हेल्बर्ट्स टाइम ने अपनी किताब द 50s में लिखा, उन्हें अपने आप में और अपने भविष्य में ऐसा विश्वास था जिससे कठिन समय में पले पढ़े लोग आश्चर्यजनक पाते थे। वे ऋण से ऐसे नहीं डरते थे जैसे उनके माता पिता। वे अपने माता पिता से अलग थे, सिर्फ इसमें नहीं कि वे कितना कमाते थे या उनके पास क्या था, बल्कि इस धारणा में कि भविष्य का आगमन हो चुका है। अपने परिवार में पहले निवास स्वामी होने के कारण वे अपने साथ नया उत्साह और गर्व स्टोर में लेकर जाते जब वे फर्नीचर या उपकरणों की खरीदारी करते। दूसरे समय में युवा दंपत्ति शायद अपनी पहली संतान के लिए नए कपड़े खरीदते समय ऐसी भावना दिखाते। ऐसा प्रतीत होता कि घर खरीदने की उपलब्धि इतनी बड़ी सफलता थी कि कोई भी खरीदी जाने वाली इसके योग्य नहीं थी। अब कुछ चीजों को जोड़ने का काफी समय है क्योंकि वे आगे जाकर बहुत बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगी। अमेरिका फल फूल रहा है। यह एक साथ मिलकर ऐसे फल फूल रहा है जैसे पहले कभी नहीं हुआ। यह ऋण के साथ फल फूल रहा है, जो इस समय बड़ी बात नहीं है क्योंकि आय की तुलना में यह कम है। और अब यह संस्कृति स्वीकृति है कि ऋण भयावह चीज नहीं है। अभी स्वीकृति अन्य किताबों की तरह द साइकोलॉजी ऑफ मनी भी उन अनगिनत लोगों की सहायता के बिना संभव न हो पाती जिन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया। ऐसे बहुत से लोग हैं, इसलिए हर किसी का नाम यहाँ नहीं लिखा जा सकता, लेकिन उनमें से कुछ जिन्होंने विशेष रूप से मुझे समर्थन दिया वे हैं ब्रायन रिचर्ड्स, जिन्होंने सबसे पहले मुझ पर विश्वास किया, क्रेग शैपिरो, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया जबकि उनके लिए यह जरूरी नहीं था, ग्रेचेन हाउजल, जिनका समर्थन कभी नहीं डगमगाता,
जेना अब्दू, जो बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना हमेशा मदद करती है। क्रिक पियर्स, जो प्रोत्साहन और मार्गदर्शन के साथ साथ मुझे सुस्थिर भी रखते हैं। जेमी कैथरवुड, जोस ब्राउन, ब्रेंट बिसोर, बैरी रिथोर्ड्स, बिन कार्सन, क्रिस हिल, माइकल टैनिक, जेम्स ओसोरन, जिनकी प्रस्तुतियां अमूल्य हैं। धन्यवाद।